साथियों, मैं कुंज किशोर विरुरकर अपने चैनल साहित्य धारा में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने साहित्य को अपना पूरा जीवन, आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्रों से आप जुड़े रहे हैं, आपकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। इसके अलावा दूर के विंध्याचल आपका एक काव्य संग्रह भी अब तक प्रकाशित हो चुका है। तो साथियों, हम डॉक्टर आर के रामरिया से आपको मुखातिब करवाने जा रहे हैं और आज उनसे हम लगातार गज़लों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका मेरे चैनल साहित्य धारा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सर, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने देखा होगा कि गज़लें इन दिनों बेहद लोकप्रिय हुई हैं और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए हमारे बहुत सारे गायकों का बड़ा योगदान है, जिसमें एक लंबी फहरिस्त है। जगजीत सिंह, पंकज उधास, चंदन दास, अशोक खोसला, तलत अजीज़ और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको हम गिना सकते हैं। गुलाम अली साहब वगैरह ऐसे हैं जिनको सुन करके दिलो इतनी लोकप्रिय विधा है और लगातार साहित्यकार भी इस पर कलम चला रहे हैं। बावजूद इसके जानकारियों का बहुत सारा अभाव है इस विषय पर। तो हम चाहेंगे कि वो जानकारियां यदि आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचे तो इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि गज़ल एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, वेरी गुड। तो गज़ल अरबी का एक शब्द है गज़ाला या गज़ाल। जी जी। अरबी पुल्लिंग शब्द है गज़ाला यानी गज़ाल जी। और इसका मतलब होता है मृग शावक या हरिण का छोटा बच्चा। जी। और जो वो उछालें जो मारता है वो जी, उसकी जो चौकड़ी में वो भरता है जी जी, वो गज़ल की तबीयत है, वही गज़ल की फितरत है, वही गज़ल का एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि स्वभाव है। क्या बात है। तो प्रकृति के साथ गज़ल को जोड़कर इस प्रकार जब शायरों ने कहा है तो अच्छा लगा। नॉर्मली इसमें कुछ शब्द आते हैं जो हम लोग यदा कदा गज़ल गायकों के मुख से सुनते हैं कि मैं मक्ता पढ़ रहा हूँ, मैं मतला पढ़ रहा हूँ, है ना, काफिये आते हैं, रदीफ आते हैं। तो क्या इन शब्दों को आप थोड़ा सा विस्तार से समझा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं गज़ल की फितरत और उस तरफ जाने वाला था, पर ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि गज़ल के हम पहले स्वरूप को समझ लें, फॉर्म को समझ लें, रूप को समझ लें। जी बिल्कुल। और उसके जिस्म को समझ लें, फिर उसकी रूह तक कि मतला जो है, मतला है किसी बज़्म का सदर। बिल्कुल। मतला, अब मतला क्या होता है जी? गज़ल का पहला शेर जो है वो मतला है। अब शेर क्या होता है? शेर दो मिसरों का एक सिलसिला है या दो मिसरों में कही जाने वाली बात है। बिल्कुल। शेर उसका गज़ल का हिस्सा है, गज़ल का अंग है, या और शेर अपने आप में संपूर्ण है। जी जी जी। इसलिए एक गज़ल में कई शेर होते हैं। गज़ल का ये नियम है या ये कायदा है कि गज़ल में 3 और 3 से अधिक शेर हों। कम से कम 3 होने चाहिए। कुछ लोग 5 मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। 3 विषम संख्याओं के हिसाब से 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह संख्या बढ़ सकती है। अधिकतम 25 माने गए हैं, लेकिन 39 और 49 भी गज़ल लिखी गई हैं। क्या बात है। तो यानी विषम संख्या के आधार पर लिखते हैं। तो शेरों की गज़ल में इतने शेर होने चाहिए। तो जैसे कि कहा मैंने मतला, मतला 2 मिसरे हैं। मिसरा क्या था? मिसरा, यहाँ भी बात आती है कि मिसरा क्या होता है। मिसरा वास्तव में किसी गज़ल की पहली पंक्ति या एक पंक्ति होती है। एक पंक्ति गज़ल, और कोई चीज मिसरा नहीं होती। केवल वो काव्य में या गज़ल में या नज़्म में कही जाने कहा एक मक्ता है जहाँ पहली बात खत्म हो जाती है। अब गज़ल में 2 चीजें होती है। एक तो होता है मिसराए ऊला और मिसराए सानी। बिल्कुल। ऊला गज़ल का या मतले का, गज़ल का ना कहें, मतले का पहला मिसरा है जी, ऊला। और चूंकि पहले आता है इसलिए उसका नाम ऊला पड़ा। ऊला बना है अव्वल शब्द से, अव्वल ही ऊला, तो ऊला हो गया। और दूसरा शब्द है मिसराए सानी। अब मिसराए सानी नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि ऊला से उसका मुकाबला होता है, उसके मुकाबले होता है, उसके बराबरी का होता है। सानी का एक अर्थ होता है उसकी बराबरी या उसकी तुलनात्मक जो है, तो वो मुकाबले का शेर। तो पहले मिसरे में जो बात कही गई है, यानी मिसराए ऊला में जो बात कही जाती है, वो मिसराए सानी में उसको पूर्णता प्रदान करती है। बिल्कुल कहने। और किसी भी गज़ल को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी गज़ल का मतलब शेर हम
अपने उसमें लेंगे पढ़ने में कि मतलब क्या है और किसी गजल का मतलब गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नजारों में, क्या बात है। एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। शेरो सुखन गरीब और अंजुमन है, ये काफिया है। काफिया है, इसे बिल्कुल। काफी ये काफिया हो गया क्योंकि अंजुमन है, सुखन और अंजुमन अंजुमन ये काफी ना? है, बिल्कुल। और हम अब समझने के लिए कह सकते जी, हैं जी। सब तुकांत हैं तो एक जैसे तुकांत है, और सब तुकांत ले हैं। चलो रदीफ हो गई। ले चलो रदीफ रदीफ हो गई। Very nice। इसी तरह से गजल में ये मतलब हुआ। अब इसके बाद जो भी आएंगे वो हाँ। शेर होंगे। एक आध शेर इसी का। इसी का एक और शेर है कि जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बहुत अच्छा खूबसूरत शेर उठ बात रहा है, है क्या ये बात है, बिल्कुल। कि हम जहाँ जाना चाहते थे वहाँ ये लेके जा रहा है कि जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक हो गई। रदीफ और काफिया, रदीफ काफी हो गया, मतला हो गया। हाँ। अब हम मक्ते की बात करते हैं। काफिया के जैसे हमने अभी देखा प्रकार होते हैं। काफिया की बहुत से कायदे हैं कि काफिया कहाँ होंगे, किसको हम काफिया मांगे और कौन काफिया होगा कौन काफिया नहीं। वो काफिया तुकान है, आखिर के अक्षर होते हैं। एक शब्द भी काफिया हो सकता है, पूरे एक शब्द भी काफिया हो सकता है। एक शब्द के कुछ हिस्से काफी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी बार आखिरी वर्ण या प्रत्यय भी काफिया बन कभी जाता प्रत्यय भी काफिया होता है। हाँ। कभी उसमें केवल स्वर काफिया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह से भी हम समझ लें कि रदीफ वास्तव में एक शब्द समूह है, जी जी है ना। जी। और वो पूरे का पूरा शब्द समूह पूरी गजल में हर मिसरे में वो आएगा। हर मिसरे में नहीं, केवल उन मिसरों में हर जो शेर में जैसे मतलब में कि दोनों मिसरे में आएगा और हर शेर के आखिर में आएगा। जहाँ काफिया उसके बाद ही आता है। तो मक्ता वास्तव में गजल का आखिरी शेर और मक्ते में क्या अंतर है। हाँ बिल्कुल। आखिरी शेर गजल का कोई भी शेर जिसको शायर आखिरी शेर कहते हैं। मक्ता वास्तव में जिस शेर में जी उसको लिखने वाले शायर का, जी लिखने वाला शब्द मैं यहाँ गलत कह रहा हूँ क्योंकि खारिज हो जाएगा। जी जी जी। हाँ। कहने वाले हाँ। गजल कहने वाले शायर को जब अपना नाम उसमें शामिल करके गजल के किसी जगह जहाँ पर वो सही बैठता है, बहर में जहाँ आता हो उसका नाम अगर बहर में आ रहा है तो वहाँ शामिल हो जाएगा, नहीं तो गजल बहर के बाहर हो जाएगी। जी जी। और जब उसका नाम रखता है अपना नाम या अपने तखल्लुस को कहते हैं, जैसे गालिब। हाँ हाँ बिल्कुल। असदुल्ला, मिर्जा असदुल्ला, हाँ हाँ है ना। ये फिर गालिब के नाम, असद के नाम से भी उन्होंने लिखा है, बिल्कुल। तो वो नाम भी आया है जी, और गालिब का नाम भी आया है। और मीर तकी मीर, हाँ मीर तकी मीर में मीर आ गया बार बार। तो ये तखल्लुस होता है। जी जी। अब गजल के हमने मिसरा को समझ लिया, शेर को समझ लिया, मतला को समझ लिया, रदीफ और काफिये को समझ लिया। हम आते हैं अब बहर की तरफ आते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब हमने मतले को समझा है तो एक हुस्न मतला भी हुस्न मतला होता है। हाँ। वो क्या होता है कि जो मतला होता है, जी जी, कभी कभी किसी शायर को उतने ही वजन का एक दूसरा शेर मिल जाता है जिसमें मिसराए उला और मिसराए सानी भी होती हैं, वही होती हैं जो उसी वजन की और उसी रदीफ और काफरे की होती हैं। वो जब दूसरी जगह आ जाता है तो वो हुस्न मतला होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हो गया। इसके अलावे हासिले गजल का याद रह जाता है, शायर को अमर कर देता है उस गजल का जो सारे शेरों पर भारी पड़े। बब्बर शेर सर्व स्वीकार बब्बर शेर जो ज्यादा इम्पैक्ट रखता है, ज्यादा तो वो हासिले गजल शेर हो जाता है। वेरी नाइस। आपने पूछा बहर क्या? बहर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ज्यादातर हम शायरों से सुनते रहते हैं कि गजल अच्छी तो है, मफहूम अच्छा तो है, लेकिन बहर में नहीं है, बहर से खारिज है। तो अक्सर बहुत सारे जो नवोदित शायर हैं जो लिख रहे हैं वो यही मार खा जाते हैं कि मीटर में नहीं है, तख्ती नहीं बैठ रही है, बहर में नहीं है, और यही वो परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव तो है ही, बताने वाला भी कोई नहीं है। सही है। गजल एक निश्चित बहर में होनी चाहिए ताकि उसमें गेयता आ सके या प्रवाह आ सके। बहर का शाब्दिक अर्थ होता है वो बहाव, वो सीखचे, वो सीढ़ियां जिसमें पांव चलती है कोई गजल। एक तो ये बहर का एक दूसरा अर्थ है समुद्र भी होता है। अच्छा, क्या बात है। इसलिए बहर जो है वो भी महासागर है, बिल्कुल पारावार। क्या बात है। लेकिन जैसे समुद्र 7 हैं
वैसी बहरें तो अपार हैं पर समुद्र सात है। संगीत के स्वर सात हैं। सप्ताह के दिन सात हैं। हिंदी में जो गण है वो भी सात वो है। हम बहर को उसके साथ समकक्ष रख सकते हैं। जी। सवैया छंद को गजल के बिल्कुल समकक्ष रख सकते हैं, क्योंकि वो गण के हिसाब से वैसे ही चलती जैसे गजल चलती है। बिल्कुल। अब बहर पे हम आते हैं तो बहर है 7, मूल रूप से 7 बहर है। कहीं कहीं उसको 8 मान लिया गया है। जी। लेकिन जब उसकी तख्ती की गई है 8वें की, तो वो मिश्रित में मुरक्कब में आ गया है। अच्छा। 2 प्रकार की होती है। एक तो अफरद बहर होती है, या उसे हम सालिम बहर कहते हैं। अच्छा। अफरद और सालिम बहर वो शुद्ध बहरें हैं जो मूल रूप से 7 रूप में हमको मिलती हैं। जी। अब उसको यूं करें कि हम वजन के हिसाब से देखें, अर्क, रुकन और अरकान के हिसाब से देखें। हाँ। अब सवाल यहाँ आता है रुकन और अरकान क्या होते हैं? तो रुकन क्या होता है और अरकान क्या होते हैं? रुकन किसी भी अरकान की पहली इकाई है। तो अरकान क्या है? अरकान वो भार समूह है, वजन समूह है बहर की प्राथमिक इकाई या बुनियादी इकाई। पहले जो रुकन है वो 4 होंगे और दूसरी में 4, इस प्रकार 8 रुकनी भी होती हैं। 6 अरकान भी होते हैं, 6 रुकनी भी होती है, 8 रुकनी भी होती है। जी। 16 रुकनी तक अरकानों तक वो 16 रुकनी उसको बहर कहते हैं। 1 2 2 2 इसमें इसको तो उसको बहरे मुतकारिब कहते हैं। मैंने इस सिलसिले में इसको रखा है कि पहले 1 2 2 और ये अब इसके नाम क्यों बहरे मुतकारिब कहा गया? जी। तो इसका भी अर्थ है, क्योंकि इसके निरर्थक नहीं है। उसका अर्थ है करीब होना, जैसे कारिब। बिल्कुल। तो करीब होना। फिर एक है 2 1 2 जी, जैसे राजभा। राजभा। हाँ, 2 1 2 फाइलुन उसको कहते हैं। हाँ। इसका नाम मुतदारिक है। अच्छा। इसका अर्थ है खोया पाया, जो चीज खो गई मिली। कुछ लोग इसे मिलन यामिनी के नाम से भी कहते हैं। क्या 2 1 2 में बहुत प्यारा बनता है। अच्छा। तो ये बनता है, हाँ। है ना? हाँ। मुतदारिक तो जो खोकर मिला, मिलन यामिनी। अच्छा। मिल 1 2 2 2 मतलब 1 और 3 बार 2। 3 बार 2। अब ऐसा 4 वजन का या 4 गणों का तो हमारे यहाँ कोई उदाहरण है नहीं। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ 3 ही है। 3 हाँ। है ना? तो इसमें ये कहो कि भाई पहले वाला जो शब्द है, पहले वाला जो गण है उसमें 2 गुरु और 2 गया, पर ये स्वतंत्र है। इसके रुकन स्वतंत्र हैं, इसलिए ये रुकन है। और ये रुकन अभी बहुत चला है। अच्छा। और वो इसलिए भी चला है क्योंकि ये कुछ एक जो आजकल मुक्तक या कथा जो पढ़े जाते हैं, हाँ। मुक्तक के रूप में ही कुमार विश्वास के आने के बाद जी ये बहुत लोकप्रिय हुआ और आज पर से बहुत चलता है। लोग इसको विधाता छंद के रूप में भी जानते हैं, पर ये एक्चुअली आज विधाता, पर ये विधाता छंद वास्तव में ये नहीं कहा जा सकता। ये बहरे हज़स इसका नाम है, बहरे हज़स। और इसका अर्थ होता है सुरीली आवाज। क्या बात है ना? बहरे हज़स। हाँ। एक इसके बाद आता है 2 1 2 2। ये है मुफाइलुन। अच्छा। मुफाइल कहते हैं। और भविष्य वद इसका अर्थ होता है। अच्छा। भविष्य के बताना। रमल मतलब भविष्य की बात करता है। 2 2 1 2 ये बहरे रजज है। और ये विरदावली या किसी वंश प्रशंसा करना, प्रशस्ति गान, कसीदे वगैरह, कसीदे करना। हाँ बिल्कुल। ये बहर, इस बहर में कसीदे किए गए हैं। हाँ। एक और है जो 1 1 2 1 2 ये बहरे कामिल है। अच्छा। इसका नाम मतफाइलुन। और ये साधु फकीरों के लिए, इसमें आप धर्म की आध्यात्म की बातें इसमें कर सकते हैं। अच्छा। एक ये है। हाँ। और 7वां है 1 2 1 1 2। अच्छा। मुफाइलतुन है ना? और ये बहरे बाफिर है और जिसका अर्थ होता है बहुत मात्रा में पाया जाना। अच्छा। ये मूल 7 बहर हैं। इन्हीं बहरों से और भी बहरें बनाई गई हैं। ये फरद अफरद कहलाती हैं, सालिम कहलाती हैं जी। किसी भी बहर का नाम जी एक सिलसिले से दिया जाता है जी। वो सिलसिला ये है कि उसमें कितने अरकान एक मिसरे में आए हैं। अच्छा। और वो 2 मिसरे में आने के बाद उनकी संख्या कितनी होगी, वो मुसम्मन सालिम कहते हैं। अच्छा। सालिम यानी अफरद। हाँ, शुद्ध बहर होती है। तो एक में 4 आए तो दूसरे में 4 आएंगे जी। तो उसको 8 रुकनी। अच्छा।
उसको अटरुकनी बहर कहते हैं। अच्छा, तो ये सालिम यानी शुद्ध शुद्ध गजल, यानी ये पता चल जाता है किस परिवार की, सालिम कहने से। जी जी। और मुसद्दस या मुसम्मन कहने से ये पता चल जाता है कि इसमें कितने रुक्न लिए गए हैं, कितने अरकान आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अरकानों की कुल संख्या कितनी है। जी, जी। ये एक इसमें 2 रुक्न एक मिसरे में लेकर ऐसा 4 रुक्न भी कहा गया, मुरब्बा उसका नाम है। अच्छा। गजल के 3 प्रकार होते हैं या रूप के आधार पर। एक तो छोटी बहर, मध्यम बहर और लंबी बहर। तो हमने छोटी बहर भी होती, 2 रुकनी भी हो जाती है, 3 रुकनी भी, हाँ 3 रुकनी भी हो जाती है। छोटी बहर अपनी धुन में रहती है, उसको भी छोटी, इससे भी छोटी बहर। बिल्कुल। तो गज़लों पर हमारा लंबा वार्ता हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत जानकारी इससे होगी, और हमारे जो नवोदित शायर हैं उनको भी बहुत सारा सीखने को मिलेगा। चलते चलते हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई गज़ल या तो आप अपनी सुनाएं या अपनी पसंद की जो कोई गज़ल आप सुनाना चाहें। हाँ। कि रंजो गम जुल्म कहर भूल गए, हाय हाय, जब से छोड़ा है शहर भूल गए। क्या बात है। रंजो गम जुल्म कहर भूल गए, जब से छोड़ा है शहर भूल गए। छोड़कर तेरी जो बस्ती निकले, छोड़कर तेरी जो बस्ती निकले, जाने क्यों अपना भी घर भूल गए। क्या बात है। जाने क्यों अपना भी बहुत घर बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूल गए। और कैसा सहरा है ये ताहद्द नजर, क्या बात है। कैसा हद नजर, कैसा सहरा है ये ताहद्द नजर, हम उम्मीदों का सफर। कैसा सहरा है ये, अच्छा, कैसा सहरा है ये ताहद्द नजर, हम उम्मीदों का सफर भूल गए। हर जगह आके हमें लगता है हम कहीं अपनी डगर भूल गए। क्या बात है। हर कहीं आके हमें लगता है हम कहीं अपनी डगर भूल गए। और कौन बतलाए कहाँ जाना है, लोग जाना है किधर भूल गए। क्या बात है। बहुत कौन बतलाए कहाँ जाना है, जाना है हम कहाँ, लोग जाना है कहाँ भूल गए। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। ये एक गजल आज के इस माहौल पर, वातावरण पर बहुत जो आज की मानसिकता है लोगों की। जी जी जी।